हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नसीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें आगे क्वेश्चंस करने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। इसमें हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है एंड उसमें किन किन आइटम्स की एंट्रीज होती है। तो देखिए काफी ईजी है, पहले देख लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की एंट्री होती है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कभी कभी आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन होता है, बट जब गिवन नहीं होता है तो उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं तो ये भी देख लीजिए। इसका कैलकुलेशन हम अलग से वर्किंग नोट में करते हैं। ओके, इसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। एंड इसमें कुछ आइटम्स को हम ऐड करते हैं, कुछ को लेस करते हैं। तो वो कौन कौन से आइटम्स होते हैं देखिए। सबसे पहले इसमें हम रिजर्व्स को ऐड करते हैं। प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के कंपनी रिजर्व में ट्रांसफर करती है ना, तो उसी बैलेंस को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉफिट में से ही कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करती है, तो डिविडेंड को भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें आपको दो तरीके के डिविडेंड पढ़ने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वन इज प्रपोज डिविडेंड एंड सेकेंड वन इज इंटरिम डिविडेंड। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है तो ये भी समझ लीजिए। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, जिस ईयर कंपनी अनाउंस करती है कि हमें डिविडेंड पे करना है, उस ईयर कंपनी पे नहीं करती, उसके नेक्स्ट ईयर पे करती है। ओके, जैसे कंपनी ने अगर करंट ईयर में पे किया है तो उसका अनाउंसमेंट कंपनी ने लास्ट ईयर ही कर दिया होगा। समझ में आया? देखिए 2020 में कंपनी ने अनाउंस किया कि हमें डिविडेंड पे करना है, बट 2020 में कंपनी ने सिर्फ अनाउंस किया था, पेमेंट नहीं किया था। पेमेंट कंपनी उसके नेक्स्ट ईयर करेगी 2021 में। प्रपोज डिविडेंड का कॉन्सेप्ट यही होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। इंटरिम डिविडेंड जिस ईयर कंपनी अनाउंस करती है उसी ईयर के मिड में पे भी कर देती है। जैसे 2020 में कंपनी ने अनाउंस किया होगा कि हमें पे करना है, तो उसी ईयर कंपनी पेमेंट भी कर देती है, तो वो कहलाता है इंटरिम डिविडेंड। एंड इन दोनों को हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम ऐड कर लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स पे करने के लिए कंपनी प्रोविजन बना लेती है कि अगर हमें नेक्स्ट ईयर टैक्स पे करना है तो करंट ईयर में ही कंपनी प्रोविजन में कुछ अमाउंट रख लेती है। प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट कंपनी प्रोविजन में डाल देती है। ओके, उसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं एंड इसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में ऐड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये चारों आइटम्स को हम ऐड कर लेते हैं। अब इसमें से लेस क्या करते हैं, देखिए रिफंड ऑफ टैक्स। अगर टैक्स पे रिफंड आ गया तो उसे हम लेस कर देते हैं। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में रिफंड ऑफ टैक्स गिवन होगा तो आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस में से लेस कर देना। ये सारे एडजस्टमेंट्स आप कर लोगे तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए कैसे होगा वो, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। वो सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स जिनका इफेक्ट कैश पे ना हो उन्हें हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कहते हैं। तो वो कौन कौन से हो जाते हैं देखिए। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन को अगर लिया जाए, 10,000 का मशीन था, वैल्यू डिक्रीज होके, मशीन की वैल्यू डिक्रीज होके 9,000 हो गई, 1,000 का उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, तो यहाँ पे कंपनी का लॉस हुआ है। इसकी वजह से कैश में ना इनफ्लो हुआ है ना कोई आउटफ्लो हुआ है। ओके, तो इसे हम नॉन कैश आइटम कहते हैं। तो सारे एक्सपेंसेस को हम, जो भी नॉन कैश आइटम्स होंगे उनमें जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम ऐड कर लेते हैं।
क्वेश्चन सॉल्व कराते टाइम मैं आपको और एग्जांपल्स दूंगी कि नॉन कैश आइटम्स में एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं और इनकम्स कौन कौन से होते हैं। अभी आप लोग इतना समझो कि सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर लेते हैं, सारे इनकम्स को हम लेस कर देते हैं। ओके, समझ में आया? ये हो गया आपका एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश आइटम्स। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहां तक का आपका हो जाएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पे ऊपर वाला एडजस्टमेंट आपको नहीं करना, आपको इसके बाद का एडजस्टमेंट करना है। तो इसके बाद किस चीज का एडजस्टमेंट करते हैं? यहाँ पे तो मैंने आपको बताया नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का हम एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे हम करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। कैसे करते हैं तो ये भी देख लीजिए। पहले मैं लिख दे रही हूं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगी। डिक्रीज इन करंट एसेट, increase in current asset, decrease in current liability and increase in current liability। इसमें हमें ये बताना है कि करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसे हम ऐड करते हैं कि लेस करते हैं, करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसे हम ऐड करते हैं कि लेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको रीजंस के साथ बताऊंगी कि करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसे हम प्लस और माइनस क्यों करते हैं, और करंट लायबिलिटी जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो उसे हम प्लस माइनस क्यों करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम करंट एसेट का एग्जांपल लेंगे। स्टॉक करंट एसेट में आता है। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से डिक्रीज होके 7,000 हो गई। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई। डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ ना, यहाँ पे 3,000 अमाउंट कहां चला गया? 3,000 का स्टॉक कंपनी ने बेच दिया तो स्टॉक की वैल्यू 7,000 हो गई। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कंपनी ने बेचा है, बदले में कंपनी ने कैश रिसीव किया होगा। कैश के बदले में कंपनी ने एसेट बेचा है तो 3,000 कंपनी ने रिसीव किया होगा, तो ये इनफ्लो हुआ ना। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इनफ्लोज को हम ऐड करते हैं। ओके, तो जब भी करंट एसेट डिक्रीज होता है तो उसका मतलब कैश इनफ्लो हो रहा है एंड उसे हम ऐड करते हैं। ओके, और जब करंट एसेट इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं? तो देखिए सेम एग्जांपल हम लेते हैं स्टॉक का। स्टॉक की वैल्यू थी 15,000, इंक्रीज होके हो गई 25,000। कंपनी ने 10,000 का स्टॉक और परचेज कर लिया। 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गया ना, तो मतलब कंपनी ने 10,000 का स्टॉक और परचेज कर लिया। कैश में कंपनी ने परचेज किया, बदले में कंपनी ने कैश पेमेंट किया होगा। ओके, तो यहां पे कंपनी कैश पेमेंट कर रही है तो आउटफ्लो हो रहा है ना, एंड आउटफ्लोज को हम लेस करते हैं। आपने सुना होगा आउटफ्लो को हम लेस करते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट एसेट, जब भी करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसे हम लेस कर देंगे। समझ में आया आपको? अब देखिए करंट लायबिलिटी का हम समझते हैं। क्रेडिटर्स ले ले या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ले लो, कुछ भी ले लो आप। क्रेडिटर्स की वैल्यू थी 7,000। 7,000 से डिक्रीज होके 5,000 हो गई। मतलब कंपनी ने 2,000 का क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। 2,000 के क्रेडिटर्स का कंपनी ने पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। कंपनी ने कैश पेमेंट किया, 2,000 का आउटफ्लो हो रहा है तो आउटफ्लो के केस में हम लेस करते हैं ना। तो जब भी करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम लेस कर देते हैं। ओके, एंड उसके बाद इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी देखिए, यहां पे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी करंट लायबिलिटी में आता है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कंपनी में शो कर रहा है 10,000, लायबिलिटी में शो कर रहा है 10,000 एंड वो इंक्रीज होके उसकी वैल्यू 15,000 हो गई।
कंपनी की लायबिलिटी 10,000 से इंक्रीज होके 15,000 हो गई। इसका मतलब कंपनी ने 5,000 और पे नहीं किया है। 5,000 मान लेते हैं ये वेजेस होगा। वेजेस कंपनी ने लास्ट ईयर 10,000 पे नहीं किया था, इस ईयर कुछ रीजंस की वजह से 5,000 और पे नहीं किया, तो टोटल होके वो 15,000 हो गया। पीछे का 10,000 तो था ही। इस ईयर भी कंपनी ने वेजेस पे नहीं किया, तो टोटल मिला के 15,000 हो गया। कितने से वैल्यू इंक्रीज हो गई करंट लायबिलिटी की? 5,000 से ना। तो यहाँ पे आउटफ्लो हो नहीं रहा है, कंपनी ने पे नहीं किया, कंपनी से कैश गया नहीं, तो आउटफ्लो हुआ नहीं। तो इसलिए जब भी करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो उसे हम ऐड करते हैं। कोई आउटफ्लो हो नहीं रहा है, कैश कंपनी से बाहर नहीं जा रहा है ना, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यही सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद अगर आपके क्वेश्चन में इनकम टैक्स दिया होगा तो इसमें से हम लेस कर देते हैं, लेस इनकम टैक्स पेड। तो आ जाता है हमारा कैश फ्लो। और एक और चीज का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर पॉजिटिव में आंसर आया ना तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं, और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर पॉजिटिव में आंसर आया तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो लिखते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये था फॉर्मेट आप लोग के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज। यहाँ पे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी गिवन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाज 1,30,000। तो देखिए हमें ये ऊपर वाला एडजस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो इसके नीचे का हम एडजस्टमेंट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, तो पहले मैं फॉर्मेट बना लूं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,30,000 दिया था ना। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेटर्स करंट एसेट में आएगा 50,000 था लास्ट ईयर वैल्यू, करंट ईयर 40,000 शो कर रहा है। वैल्यू डिक्रीज हो गई 10,000 से, मतलब डेटर्स ने हमें पे किया होगा। 10,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई डेटर्स की, मतलब उसने 10,000 हमें पे किया होगा, हमने रिसीव किया तो हमारा इनफ्लो हुआ। तो इनफ्लो हम ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे डेटर्स को हम ऐड कर लेंगे, ऐड डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है? 10,000 की ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10,000। बिल्स रिसीवेबल का वैल्यू 10,000 से 12,500 हो गया, वैल्यू इंक्रीज हुआ है। करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो जब करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम लेस करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे लेस बिल्स रिसीवेबल कितने से वैल्यू इंक्रीज हुई है? 2,500 से ना, तो यहाँ लिखेंगे 2,500। ओके, एंड हमें यहाँ लेस करना था इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिया। नेगेटिव बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा।
उसके बाद ये सारे तो करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे, एक्रूड इनकम करंट एसेट में आएगा। तो 6000 था, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होके 7000 हो गई, करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, लेस करते हैं ना, तो इसे भी हम लेस कर लेंगे, लेस एक्रूड इनकम। $1000 से वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसे कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे 2500 प्लस 1000, माइनस बैलेंस को हम ऐड कर लेंगे, उसके बाद 10000 में से माइनस कर लेंगे। तो 10000 माइनस 3500, ये हो जाएगा 6500 हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए क्रेडिटर्स 2021 में शो कर रहा है 25,000 एंड 2022 में शो कर रहा है 20,000। 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, मतलब कंपनी ने 5,000 का पेमेंट किया होगा, आउटफ्लो हो रहा है। तो यहां कर देंगे लेस क्रेडिटर्स, माइनस बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 21 में शो कर रहा है 800 एंड 22 में शो कर रहा है 1000। 200 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो हम इसे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओके। उसके बाद देखिए लास्ट बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की वैल्यू 21 में थी 40,000, डिक्रीज होके 25,000 हो गई, करंट लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई 15,000 से, मतलब कंपनी ने पे किया होगा, आउटफ्लो हुआ है, तो आउटफ्लोज को हम लेस कर देते हैं, यहां हो जाएगा बिल्स पेबल। कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है, 15,000 से, तो यहां लिखेंगे ब्रैकेट में, लेस है ना आगे, तो ब्रैकेट में 15,000। अब इसे सॉल्व करिए तो 15,000 प्लस 5,000 माइनस 20,000 प्लस 200, ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस 19,800। ओके, माइनस 20,000 था ना, तो इसलिए यहाँ ब्रैकेट में होगा, इसे सॉल्व करिए। 1,30,000 प्लस 6,500, 1,36,500 माइनस 19,800, ये हो जाएगा 1,16,700। ये आया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 6A हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, आंसर भी मैच कर लीजिए। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,16,700। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। So if you like my video then please like, share and comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.